तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, कि तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का पैरा छोड़ो तैर के दरिया पार करो। जय हिंद। मैं आदित्य आप सबों के सामने आप सभी के अपने चैनल डिफेंस नगरी पे वन शॉर्ट वीडियो अपॉन फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर एक वीडियो लेके आया हूँ। देख सकते हैं जो नोट्स हमने बनाया है वो बहुत ही छोटा है, तो महज 20 मिनट का ख़त्म हो जाएगा टॉपिक ये, तो पूरा देखिएगा इसे। और हालांकि आज ग्रेविटेशन का मैं लाने वाला था, लेकिन उसका नोट्स मुझे नहीं मिला जो मैं लिखे हुए था, तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स पे आज बात हो जाए। संडे है, नहीं पता, मुझे नहीं पता आप लोग किस दिन देख रहे हैं। तो चलिए पूरे एकदम जोश के साथ, एक अलग ही अंदाज के साथ, एक अलग ही लेवल के साथ हम लोग शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। हालांकि देखिए इसका डिफिनेशन तो आप लोग से नहीं पूछेगा, एनडीए पूछ भी सकता है एनडीए आपसे, तो आप लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। अब देखिए इसका डायमेंशन क्या होता है, तो देखिए मैं आपको डायमेंशन इसका बता दूं। इसका डायमेंशन होता है m1 L-1 T-2। ठीक, अब कैसे आया ये भी आप लोग को बता दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है कि ये आया कैसे। तो इसका जो डेरिवेशन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या, देखिए मास हो गया आपका इनटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसको आप लाइएगा उल्टा करके तो ये आपका 1 अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका होगा m1 L1 T-2 इंटू L-2। ये आपका हो जाएगा फाइनली, एक मिनट, ये आपका फाइनली हो जाएगा m1 L-1 और T-2। ये आपका हो गया इसका डेरिवेशन प्रेशर का। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपको एक पैर पे खड़ा होना है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, इसका बहुत सारा कॉमन एग्जांपल है। मैं आपको सबसे पहले इसका एक डेरिवेशन, आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आपको कोई कहे, मान लीजिए आप 2 पैर पे खड़ा हैं, ठीक है, तो आप इतना एरिया ले रहे हैं। अगर आप एक पैर पे खड़ा होइएगा, इसको अगर आप मिटा दीजिए, तो आप एक पैर पे खड़ा होइएगा, एक पैर पे खड़ा होइएगा, तो एरिया क्या होगा आपका, हाफ हो जाएगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एरिया आपका क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि F/1/A/2, यानी कि 2F। फोर्स पहले F था, तो बाद में F क्या हो गया, F रिजल्टिंग बराबर 2F। माने कि अगर आप अपने एरिया को अगर घटा देते हैं तो आपका फोर्स क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग देखते हुइएगा कि जब भी आप लोग स्कूल बैग जब आप लेके जाते हुइएगा, स्कूल बैग का जो स्ट्रिप रहता है वो क्या रहता है, 2 साइड रहता है। अगर एक साइड रहेगा वो आपको ऑब्वियसली भार देगा। ट्रेन में आप लोग देखते हुइएगा, ट्रेन का जो पटरी रहता है, ट्रेन का जो ट्रैक रहता है, वो महज इतना रहता है, इतना पतला, इतना चौड़ा रहता है हालांकि, लेकिन ज़्यादा चौड़ा नहीं रहता है। इसके मुकाबले आपका ट्रेन का जो बोगी होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। वो इसलिए ज़्यादा चौड़ा होता है क्योंकि जो पैसेंजर इस पर बैठेंगे, मान लीजिए कि इस पर पैसेंजर बैठ रहे हैं, तो जो पैसेंजर बैठेंगे तो इसका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या हो, इक्वली डिवाइड हो, जिससे कि भार कम पड़े। अगर यही आपका एक पटरी रहता है, इस पर आपको ट्रेन को चलाने के लिए कहता, ट्रेन नहीं चल पाती, वो अनबैलेंस हो जाती है। इसलिए ट्रेन को चलाने के लिए आप स्कूल बैग पे जाते होइएगा तो आप देखते होइएगा, जब आपका एक साइड का जो उठाने वाला होगा टूट जाता होगा, तो आप लोग एक कंधा पे उठाते होइएगा, तो वहाँ पे आपको क्या होता होगा, आपको वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगता होगा। तो यही था यहाँ पे। अगर आपका एरिया अगर घट जाता है, अगर आपका एरिया हाफ होता है तो प्रेशर 2 टाइम्स हो जाता है। अगर आपका एरिया 4 टाइम्स होगा तो ये क्या होगा, आपका 4 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब कि प्रेशर भी आपका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। प्रेशर का देखिए, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, तो हम लोग सभी को पता है। अब पूछा गया कि भाई प्रेशर कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटी है। तो प्रेशर ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है। प्रेशर कौन सा क्वांटिटी है, प्रेशर है टेंसर क्वांटिटी। आप लोग याद कीजिए, आप लोग पढ़े हुइएगा, जब भी कोई भी क्वांटिटी अगर ना ही स्केलर हो ना ही जो है सो वेक्टर हो, तो कैसा क्वांटिटी होता है, टेंसर। हालांकि एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि प्रेशर कैसा क्वांटिटी होता है, तो होता है आपका टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग सुनते हुइएगा 1 atm। आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, देखिए मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये एक शॉर्ट में ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको इसका डिटेल नोट आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दो चीज़ का जो है सो यूनिट यहाँ पे मैं दो चीज़ का 1 atm का हो गया और एक हो गया 10⁵। अब आपको ये बताना है, मैंने यहाँ पे दो चीज़ लिखा है, 1 atm का वैल्यू यहाँ पे लिखा है और नीचे में मैंने लिखा है 10⁵ डाइन। आपको बताना है कि नीचे वाला फार्मूला नीचे वाला जो वैल्यू है वो किसका है। तो आप लोग उसे कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये हो गया आपका 1 न्यूटन का। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे 1.05 का अंतर है, यहाँ पे 10⁵ है, यहाँ पे डाइन है, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है वो डाइन होता है और इसका जो है सो 1 atm का कुछ इसका यूनिट नहीं होता है, इसका बस होता है 1.05 × 10⁵। अब मैं बताता हूँ आपको एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। तो जो आपके एटमॉस्फेयर भाई होगा कहाँ, तो अर्थ पे होगा। तो अर्थ पे जो प्रेशर बनता है उसे ही क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक और बात याद रखिए, जैसे ही आप अर्थ पे हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपका अर्थ है, अर्थ पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, अर्थ पे आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो एटमॉस्फेरिक पे, क्योंकि उसके बाद ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब एक्सोस्फेयर सब आने लगता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़िएगा तो आपको एटमॉस्फेयर बस आपको अर्थ पे ही मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाजमी बात है कहाँ रहेगा, अर्थ पे रहेगा। और अर्थ से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़िएगा अर्थ से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू कर जाएगा जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। चलिए इसके बाद चलते हैं। मान लीजिए आपका ये सरफेस ऑफ अर्थ है, मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक। यहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना, P0 है, ठीक है, P0। इससे अगर पूछा है कि अगर h डिस्टेंस अगर हम नीचे आते हैं अर्थ के सरफेस से, मान लीजिए कि अर्थ का सरफेस ये हुआ, इससे अगर हम लोग h सरफेस नीचे आते हैं, मान लीजिए ये कितना है, h सरफेस है, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले जानिए कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है। वर्ड से आप क्लियर करता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रो मतलब वाटर और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो जब पानी रेस्ट में हो और उसमें जो वहाँ उस समय जो फोर्स लगे उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जब पानी रेस्ट में हो और उस पर जो फोर्स लगता है, उस पर जो प्रेशर लगता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। मान लीजिए कि ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक, और इससे h डिस्टेंस नीचे, मतलब कि नीचे जानते हैं कि ग्राउंड हम लोग का पानी होता है नीचे, ग्राउंड वाटर का सोर्स है नीचे। तो ये सरफेस ऑफ अर्थ से h डिस्टेंस नीचे अगर आपको कहा जाए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालने के लिए, वो कैसे निकालेंगे उसमें आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए कि आपका सरफेस ऑफ अर्थ है, इससे h डिस्टेंस नीचे आपको निकालना है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जबकि सरफेस ऑफ अर्थ पे आपका आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, P0। तो h सरफेस, h मीटर, h किलोमीटर, आप जो भी समझ लीजिए, उतना अंदर डेप्थ पे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, P = ρg/h। ये क्या हो गया आपका हाइड्रोस्टैटिक, मैं इसे शॉर्ट में HP लिख देता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये आपका क्या हो गया, रो आपका हो गया डेंसिटी, मैं इसे शॉर्ट में D लिख दिया हूँ। ये G क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये H क्या हो गया, सरफेस ऑफ अर्थ से जितनी गहराई पे है, इससे जितनी गहराई पे है उसका ये डेप्थ हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर, यहाँ पे आप यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसे EH करते हैं। अगर नहीं लिखे होइएगा तो थोड़ा बैक करके इसे पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हो गया कि भैया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम जो है यहाँ पे हो गया। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ρgh होता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड किस पर करता है भी आप जान लीजिए। इसका सिंपल सा ट्रिक है, अगर आपने इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आप उसका पूरा चीज़ डिटेल में निकालेंगे कि उस किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मैं यहाँ इस साइड से लिखना शुरू करता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर HP, इसका जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, ρgh। रो का मतलब डेंसिटी, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच का मतलब क्या होता है, हाइट। तो फाइनली मान लीजिए कि आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कि नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर, नोट डाउन करते चलिएगा, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे, मान लीजिए कि आपका पानी है, तो पानी के बीच में जो विस्कस फोर्स होता है, मैं आगे बताऊंगा इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में। तो जो विस्कस फोर्स मतलब कि जो पानी को आप बहा दीजिएगा तो जल्दी से बह जाता है, उससे ज़्यादा डेंस नहीं होता है। जबकि आप अगर हनी को, मध को बहाइएगा, वो थोड़ा आराम से बहेगा, लहे लहे बहेगा, बिहारी में कहते हैं उसको लहे लहे बहाना। तो लहे लहे बहेगा तो उसके अंदर क्या होता है, विस्कस फोर्स ज़्यादा होता है। विस्कस फोर्स ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, उसके अंदर डेंसिटी, उसका जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो आपका नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड बिल्कुल करेगा। उसके बाद आपका करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और तीसरा नंबर क्या है, डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से कितनी गहराई पे है, इस पे भी वो डिपेंड करता है। इसके अलावा वो ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड है। ऐसा नहीं है कि आप 1 लीटर पानी डाल दिए तो उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अलग होगा, और 10 लीटर पानी डालिए तो उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अलग होगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है कि वो लिक्विड सेम नेचर का होना चाहिए। अगर आप मध डाल रहे हैं तो आप एक कंटेनर में डालिए 1 लीटर का, दूसरे कंटेनर में डालिए 10 लीटर का, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। और ना ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, आपके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है, बस आपकी ये 3 चीज़ पे डिपेंड करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका कॉमन एग्जांपल आप लोग पूछे सर, इसका एग्जांपल क्या है, इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, तो देखो बाबू, इसका कॉमन एग्जांपल ये है, आपके अंदर में जो खून बह रही है आपके अंदर में, तो वो जो आपके वेसल पे, ब्लड वेसल पे जो ब्लड का वाल है, उस पर जो फोर्स लगा रही है आपकी ब्लड, वो क्या हो गया, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है हमारे एवरीडे कॉमन लाइफ में। इसके बाद हम लोग चलते हैं गॉज प्रेशर की तरफ। किसमें, गॉज प्रेशर। अच्छा, आप में से कितनों ने देखा है गॉज मशीन को? सबने देखा होगा, अभी किसी को, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा गॉज प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, आप लोग जाते, हालांकि आप लोग के पास साइकिल है, गाड़ी आप लोग के पास होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, तो आप लोग जाते हुए जब गाड़ी लेके पंचर वाले भैया के पास, भैया मुझे गाड़ी में हवा भर दो, मेरी गाड़ी में हवा भर दो, तो एक इतना सा एक मशीन जिससे एक मीटर ऐसे से हिलते रहता है, वो चेक करता है कितना अंदर में आपके हवा है इसके अंदर में, तो उसे क्या कहते हैं, गॉज मशीन कहते हैं। और गॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मैं HYDPRE लिख के छोड़ दे रहा हूँ, माइनस एटमॉस्फेरिक ATM और PRE। तो जो आपका गॉज प्रेशर होता है वही जो आपका जो वो इस तरह से आवाज़ करके आपका जो अंदर से हवा निकलता है, क्या होता है, गॉज प्रेशर होता है वो। तो गॉज मशीन वही होता है, वो हवा निकालने के लिए काम आता है वो। और गॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि क्या होता है गॉज प्रेशर, और अगर आपको इस दोनों का वैल्यू दे दिया हुआ रखे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करके इसका वैल्यू निकाल देना, एकदम काफ़ी सिंपल है। देखिए, एयरफोर्स में पूछता है हाई लेवल का, एनडीए और सीडीएस को उतना डेप्थ में एनडीए ना कभी गया है, ना ही कभी इन द फ्यूचर में मुझे लगता है कि वो जाएगा। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको गॉज प्रेशर के बारे में इतना क्लियर है, आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में इतना क्लियर है। हाँ, इसके बाद आपका आता है क्या, एक आता है एक और था आपका गॉज प्रेशर हो गया आपका, उसके बाद आपका एक और आता है एब्सोल्यूट प्रेशर। हालांकि इससे भी अभी तक इंडिया ने एक ही सवाल नहीं पूछा है एब्सोल्यूट प्रेशर से, लेकिन मुझे लगा कि मैं बता दूं, क्योंकि यूपीएससी वाले हैं भैया, कभी भी कहाँ भी टपक सकते हैं ये, तो टपकने से पहले इसे हम लोग अपने बाहों में पकड़ ले तो वही अच्छा रहेगा। अब बाहों में खाली वो लोग को नहीं पकड़ते हैं, समझे ना। बाहों में आप लोग जो सोच रहे हैं, बाहों में खाली वही चीज़ को नहीं पकड़ा जाता है, बाहों में बहुत सारी चीज़ों को पकड़ा जाता है। बाहों में आप यूपीएससी जो टपकार है उसको भी पकड़ सकते हैं, तो पकड़िए यहाँ पे। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ये होता है हाइड्रो, मतलब कि एब्सोल्यूट मतलब क्या, टोटल नेट प्रेशर, जो पूरा प्रेशर है, एब्सोल्यूट नहीं कहते हैं। एब्सोल्यूट बच्चा कितना यहाँ पे, टोटल बच्चा कितना यहाँ पे आया हुआ है क्लास में। अगर मान लीजिए 15 अगस्त है, जलेबी बंटवाना है, तो कितना है एब्सोल्यूट बच्चा, तो हम लोग एब्सोल्यूट नहीं करके थोड़ा और लग रहा है आप लोगों को सुनने, लेकिन उसे क्या कहते हैं, टोटल। तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो GH, कन्फर्म है। गॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपका एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब
इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब बात किया जाए डेंसिटी का। कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे, कितने हमारे भाई यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको इसका फॉर्मूला ही पता नहीं होगा, लेकिन अगर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले कमेंट में दागिए, तब यहाँ पे देखिएगा वीडियो को। नहीं पता है चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे ही आपका वॉल्यूम, देखिए आपने देखा होगा ट्रेन की जो पटरी रहती है वो इस तरह से रहती है। मान लीजिए कि ये इतना चौड़ा गया, बीच में थोड़ी सी इतनी मैं आपको कैसे बताऊं, मान लीजिए कि ये आपकी ट्रेन की पटरी है, ठीक, बीच में इतना सा गैप रहता है, ठीक ना, एक ही पटरी से समझिए, एक ही पटरी है, ठीक ना। तो बीच में इतना सा गैप रहता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो ये गैप यहाँ पे इतना क्यों रहता है, यहाँ पे जो इतना आप लोग गैप देख रहे हैं, गैप यहाँ पे इसलिए रहता है क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करती है, जब टेम्परेचर बढ़ती है, जब टेम्परेचर ऊपर भागती है गर्मी के सीजन में, तो ये क्या होता है, ये फैलता है। तो ये फैल के जैसे पूरा यहाँ पे सट जाता है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि इसको अगर ऐसे सटाए हुए रहता तो क्या होता, ट्रेन का पटरी कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा जैसे नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट, सब जगह क्या होता, ट्रेन का पटरी इधर उधर होता है, जिससे ट्रेन अनबैलेंस होकर एक्सीडेंट होती है। इसलिए थोड़ा जगह छोड़ा रहता है, जबकि ठंडे के दिन में क्या होती है, वो सिकुड़ती है, यानी कि बैक खींचती है, तो उतना चलता है, लेकिन पसरना जो है बहुत डिफिकल्ट देता है, इसलिए बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बना रहता है। तो मास अपन वॉल्यूम, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज करेगा तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। और वॉल्यूम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी डिक्रीज करेगा। यहीं पे आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है, आपका अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। और चूंकि वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा, इसलिए क्या होगा, आपका डेंसिटी ऊपर भागेगा, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैं आपको लोगों को यहाँ इससे आगे बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। अब इसके आगे मैं बताता हूँ पास्कल्स लॉ के बारे में। पास्कल्स लॉ क्या है, देखिए प्रेशर जिसने इन्वेंट किया उसका नाम का आदमी था पास्कल, उसी के नाम पे ऐसा रख दिया गया पास्कल। तो पास्कल ने अपना जो लॉ दिया था वो ये कहा था कि अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट, यानी कि ग्रेविटी के इफेक्ट को अगर नेगलेक्ट कर दिया जाए तो पानी जो मान लीजिए कंटेनर में यहाँ पे जो है सो वाटर रखा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ वाटर यहाँ पे रखा हुआ है, और वो पास्कल से कहने का मतलब ये था कि आपके कंटेनर में जो वाटर है, कोई भी लिक्विड है, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट ना होता और अगर ये वाटर रेस्ट में रहता तो इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर हर जगह पे, चाहे वो सेंटर पे हो, चाहे वो इस कोना पे हो, चाहे इस कोना पे, कहीं पे भी हो, वो बरोबर रहता है, यानी कि सेम रहता है। मैं उसका डिफिनेशन जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब मैं आपको फिर से बता दूँ एक बार। इसका कहने का मतलब यही था पास्कल्स का कि कोई भी कंटेनर में जो लिक्विड है, अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को हम लोग कैंसिल कर दें, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, तो कंटेनर में कोई भी अगर लिक्विड है तो उसका प्रेशर हर पॉइंट पे सेम रहता है। बस सही था पास्कल भैया का करना, पास्कल भैया करना यहाँ पे समाप्त होता है, इतना ही पे। आप लोग को एक बात और बता दूँ, प्रेशर आप लोग का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेंसिटी। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्चिमेडिस प्रिंसिपल की। बायोंसी क्या होता है, कब जो है सो कोई भी सामान तैरेगा, कब कोई सामान सिंक करेगा, इसके बारे में फिर हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक लिख लीजिए, साइड हो जाता हूँ, इसके बाद इरेज कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आता है आपका आर्चिमेडिस प्रिंसिपल, ठीक है। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल, अरे सॉरी यहाँ प्रिंसिपल हम लिख दिए यहाँ पे PRINCIPL होगा। तो ये क्या कहता है, जब भी किसी भी वस्तु को आप पानी में डालिएगा तो पानी में डालते मात्र क्या होगा, आपने चौक को पानी में डाला तो ये क्या होगा, यहाँ से पानी को डिस्प्लेस करेगा, जो वाटर है यहाँ का वाटर का सरफेस है उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे आप कभी देखें हैं पत्थर में आप पानी फेंकिएगा, पोखरा में पानी में आप पत्थर फेंकिएगा तो क्या होता है,
वहाँ का वाटर देखते हुए आप लोग इसे उड़ जाता है, ऊपर में स्प्लैश करता है। तो क्या होता है, उतना दूर के पानी को हटा देता है और नीचे से एक फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स, जिसे क्या कहा जाता है, आर्चिमेडिस प्रिंसिपल कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका सरफेस ऑफ वाटर है। यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ को यहाँ पे आप फेंक रहे हैं यहाँ पे, तो इतने दूर के पानी को क्या होगा, इतने दूर के पानी को वो डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ से एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिससे क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता है। और इसी तैरने के कारण जो इसका क्या नाम दिया गया, आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। आपने देखा होगा नाव को, नाव पानी में कैसे तैरता है, तो नाव का तैरने का सिद्धांत भी आप लोग को बताए जा रहे हैं। तो इसमें नाव में चूंकि होता क्या है, देखिए ये आपका है ना, ये रो है और ये सिग्मा है, ये दोनों डेंसिटी है, बस अंतर ये है कि ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, आपके पानी का डेंसिटी है, गंगा मैया हो चाहे कोई समुद्र हो उनका है, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या यहाँ पे आप बोट लेके समझिए, ठीक है ना, आपको समझ में आसानी से आएगा, बोट या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो पानी में एक्चुअली होता क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जो डेंसिटी होता है वाटर का, ये देखिए यहाँ पे रो, वी और जी, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर है, वी क्या है, वेलोसिटी है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और डेंसिटी ऑफ बोट क्या है, सिग्मा है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ बोट। तो जब ये दोनों बराबर होगा, यानी कि आप इस दोनों को काट दीजिए, जब डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर डेंसिटी ऑफ बोट होगा, तभी जो है सो जाके क्या होगा, नाव तैरेगा, नहीं तो नाव जो है सो डूब जाएगा। एक ठेला वाले आए हुए हैं, चाट पे इसलिए आपको थोड़ा बाजू से सुनाई दे रहा होगा। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 3 कंडीशन बनता है, ठीक है, मैं आपको तीनों कंडीशन यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए अगर आप सीधे सोचिए ना, इस दोनों को काट दीजिए, ठीक। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर पानी का डेंसिटी अगर ज़्यादा होता है किससे, नाव से, मान लीजिए ये आपका क्या है, गंगा जी है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर पानी का डेंसिटी है, आपका पानी है, इसका डेंसिटी भाई साहब अगर आपके नाव के डेंसिटी से ज़्यादा है तो क्या होगा, कमेंट करके बताइए पहले। अगर ये पानी है, पानी का डेंसिटी ज़्यादा है नाव के डेंसिटी से, तो क्या होगा, नाव भैया पूरा यहाँ तक आके कहानी खत्म, नाव आके डूब जाएगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसका डेंसिटी आप देखते हुए। इसीलिए आप एक कंटेनर फेंकिए, ठीक है, जिसमें पानी, हम गांव का जो बच्चा होगा ना, कि हम लोग देहात से पानी, तो आप लोग देखते होइएगा, कंटेनर जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, ड्राम कहते हैं, ड्राम, प्लास्टिक वाला जो ड्राम आता है, उसको आप गंगा जी में फेंक दीजिए, कोई भी पानी में फेंक दीजिए, तैरने लगता है। किस लिए, क्योंकि उसका डेंसिटी जो है उतने दूर के वाटर के डेंसिटी से क्या होता है, वो बराबर होता है, तो उससे कम होता है, इसलिए वो फ्लोट करता है उस पर। उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको आगे ही बताऊंगा। तो आप इसका एग्जाम्पल आप समझिए, पत्थर को आप फेंकते हैं पानी में, तो जो पत्थर का, इतना छोटा पत्थर का जो डेंसिटी है, ठीक ना, इतना छोटा पत्थर का जो डेंसिटी है वो पानी के डेंसिटी से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक। इसलिए देखिए मैं आपको फिर से बात समझा दूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। मान लीजिए ये क्या है, ये स्टोन है, ठीक, और इतना दूर क्या है, वाटर है। अब इतना दूर का स्टोन का डेंसिटी, क्योंकि ये स्टोन है, पत्थर, इसका जो सो घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, डेंसिटी इसका बहुत ज़्यादा होगा, चूँकि इतना दूर के पानी के मुकाबले। तो चूँकि पानी का डेंसिटी यहाँ पे मान लीजिए कि ज़्यादा है और स्टोन का डेंसिटी कम है, तब क्या होगा, इस केस में स्टोन इसमें डूब जाएगा, स्टोन का कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा केस देखिए, बगले में बता देते हैं, अगर आपके डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर डेंसिटी ऑफ बोट या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा, तैरेगा। वो कैसे तैरेगा बताता हूँ आप लोगों को। हालांकि अपने लेवल से नीचे नाव को देखते हैं, नाव को देखिए, मान लीजिए कि आपका पानी है और नाव आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक ना। अगर नाव, अगर सीधे नाव को अगर इसे खड़ा बना दिया ना, खड़ा एकदम, आप सोच रहे हैं नाव को, अगर नाव मान लीजिए कि लेवल का पानी है, ठीक ना। अब ये भी सोचिए, यहाँ से मैकेनिज्म इसका समझिए, नाव को हम लोग ऐसे काहे बनाते हैं, ऐसे काहे बनाते हैं नाव को, मैकेनिज्म समझिए इसका। नाव को हम लोग ऐसे काहे नहीं बनाते हैं, कोई भी नाव हो, पनिया में जो देखते हैं समुद्र में जहाज, वो भी ऐसे होके इस तरह से आपका कोई भी जहाज आपका होता है कि नीचे में इतना, ऐसे में नीचे में इसका निकलना इतना तय है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है समझिए। अगर ये पानी का सरफेस है, आपका नाव अगर ऐसे फ्लैट रहता और डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ बोट अगर दोनों अगर सेम रहेगा, तो क्या होगा, इसमें डूब जाएगा। इस तरह से अगर फ्लैट रहा तो,
हालांकि डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ बोट दोनों जो सेम है, और नाव चूंकि इस प्रकार से, तो डेंसिटी इसका इतना दूर का जो हुआ वो आपके बस पानी के अंदर इतना दूर का डेंसिटी बस पानी के अंदर रहेगा, ये आपका पानी के ऊपर रहेगा, इसके कारण नाव आपका फ्लोट कर पाता है। तो नाव आपका फ्लोट किस रीजन से करता है, इसका कारण आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? नाव इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो डेंसिटी ऑफ बोट के बराबर होता है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट या नाव जो है सो पानी के ऊपर आसानी से तैर सकता है। ये इस बार 2022 के सेकंड पेपर के एनडीए में ये सवाल आया हुआ है, ये आपका क्लियर है। अच्छा, आप इसके बाद देखिए, अगर रो इज लेस देन सिग्मा, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर जो है सो कम है डेंसिटी ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या होगा? वो फ्लोट करेगा। क्या होगा? मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, इसका समझिए, इसका ड्राम का एग्जाम्पल समझिए। ड्राम जो प्लास्टिक का ड्राम होता है, वो ड्राम मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, वो ड्राम कुछ इस प्रकार का होता है। हॉरिजॉन्टल में बता रहा हूँ सुता के, ये बिल्कुल खाली ड्राम है, इसके अंदर पूरा वैक्यूम है, हवा भरा हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं है, प्लास्टिक का ड्राम है, इसको पानी ये फेंकते हैं आप लोग। तो क्या है? पानी का डेंसिटी यहाँ पे रो इज लेस देन सिग्मा, तो इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इसका जो घनत्व है वो ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो ये क्या होगा? इस पर फ्लोट करेगा। या केला का थंब, जो केला का थंब आप लोग देखते हुए, या ऐसा कोई भी चीज़ जो आप देखते हैं फ्लोट करा है, वो किस कारण से फ्लोट करता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक प्लास्टिक का ड्रम को जब भी पानी में फेंका जाता है, जब भी उससे इमर्स किया जाता है, तो क्या होता है? उस पर सिंक ना होकर उसमें पार्शियली इमर्स भी नहीं होता है, जबकि उससे पूरा कंप्लीटली फ्लो करता है। उसकी किस लिए होता है? क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो कम होता है आपके डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के कारण, ऑब्जेक्ट के, ठीक ना। तो इसलिए जैसे ये फ्लोट करता है। आप तीनों समझ होंगे, नहीं समझेंगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। हालांकि चलिए इसके आगे आप लोग चलते हैं, बैक करके ऐसे पॉज करके लिख लीजिएगा, आपको लिखना होगा अगर, तो नहीं तो इसका पूरा जो आपका नोट्स है वो आपको द स्टेप .data.notes.blocks.com पे आपको यहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। द स्टेप notes.data.blog आप खोलिएगा गूगल पे, तो आपको वहाँ पे सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा नोट्स फॉर फिजिक्स फ्लूइड एंड मैकेनिक्स, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात किया जाए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ, देखिए ये आपका एक समझने वाला टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बस 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट में से खल्लास करेंगे कैसे, देखिए यहां पे आप लोग। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपसे ये पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस है? तो ये आपका किस पे बेस है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड। ये किससे बेस है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए आपका एक पाइप है, क्या है आपका? पाइप है, ठीक। और ये आपका एरिया 1 है, ये आपका एरिया 2 है। तो जो पानी एरिया 1 से ट्रेवल कर रहा है, यानी कि वाटर ट्रेवलिंग फ्रॉम एरिया 1 विल बी इक्वल टू वाटर गोइंग फ्रॉम एरिया 2। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से ज़्यादा पानी जा रहा है तो यहाँ से कम पानी जा रहा होगा, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपका यही कहता है। और इसमें जो सो कुछ आपका पॉइंट है कि इसके अंदर जो लिक्विड ट्रेवल करता है, इसके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये हो गया। प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपका किस पे बेस है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस है। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपका ये क्या है, ये इतना दूर का पाइप है आपका, और इसका एरिया A1 है, यहाँ का जो खुला पार्ट है इसका एरिया A1 है, और जो दूसरा किनारा है, दूसरा छोर का एरिया A2 है, और A1 इज इक्वल टू A2 है। तो इसमें क्या होगा, जो एरिया, जो पानी आप यहाँ से इंटर कर रहे हो वही पानी आपका यहाँ से निकलेगा, और इसमें नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे मौत यहाँ से बाहर हैं तो उनमें से मौत तंका निकलेगा, और वेलोसिटी भी सेम रहेगा इसका, ठीक ना। यानी कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। जिस वेलोसिटी से आप यहाँ से पानी बहा रहे हैं उसी वेलोसिटी से आपका पानी यहाँ से निकलेगा, ठीक ना। ये अलग बात है कि अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए कि आपका ये सिंपल अगर पाइप है, ठीक ना, पानी जिस वेलोसिटी से यहाँ से घुस रहा है उस वेलोसिटी से यहाँ से निकलेगा, इंटरिंग इज इक्वल टू गोइंग, ठीक ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका पाइप ये है और यहाँ से आप इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ से दबा के इतना छोटा कर देते हैं, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आप दबा दीजिएगा
तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वाइस वर्सा, इसका अगर आप इसका और फैला देते हैं तो वेलोसिटी इसका और क्या होगा, कम हो जाएगा दूसरे छोड़ के मुकाबले। यही आपका करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और यहीं पे आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है समाप्त। अब देखिए बर्नौलीज थ्योरम की बात होती है, ठीक ना। तो हालांकि बर्नौलीज थ्योरम पे आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना है नहीं, उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं कि उसका कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। बर्नौलीज थ्योरम का आपसे एग्जाम्पल जो है सो पूछ सकता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, उसको थोड़ा समझा दूंगा, ठीक। पहला है आपका आपका वर्किंग ऑफ हेलीकॉप्टर, दूसरा है ब्लोइंग ऑफ अ रूफ टॉप, तीसरा है आपका मैग्नस इफेक्ट। ये कुछ एग्जाम्पल्स का बहुत कुछ मैं आपको समझा देता हूँ इसका। देखिए जो आपका हेलीकॉप्टर हो गया या एरोप्लेन हो गया आपका, ठीक ना। बहुत सारे बुक में आपको एरोप्लेन के बारे में नहीं दिया था, जो कि गलत है। एरोप्लेन भी आपका देखते होइएगा आप लोग वीडियो में, या कहीं भी आप सफ़र किए होइएगा प्लेन से, तो प्लेन का है दोनों डायना है, ठीक ना। ऐसे दोनों डायना है, और जब भी प्लेन को लैंड होना आता है तो यहाँ से इस दोनों को ऐसे उठा देता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर उस पर थोड़ा कम लगे, और प्रेशर कम लग गया तो क्या होगा, आसानी से आगे बढ़ सके, इसलिए वो अपने पंखी अपने डायना में इस तरह से दोनों साइड इसे उठा देता है, अपवर्ड करता है। क्या है, बर्नौलीज थ्योरम का एग्जाम्पल है। हेलीकॉप्टर का जो पंखी आपका नाचता है और नीचे में जो प्रेशर मारता है, वो क्या है, आपका बर्नौलीज थ्योरम का एग्जाम्पल है। जब भी चक्रवात आती है, जब भी बहुत भयंकर तूफान आता है, जब आप लोग मजे लेते होइएगा, बारिश में नाचते होइएगा, झूमते होइएगा, गाँव के बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी गाँव का हूँ, और शहर के बच्चे भी जब आप देखते होइएगा बारिश होता है, जब बहुत सारा तूफान चलता है, तो किसी किसी के छत का, जो किसी किसी के घर का छत खप्परपोश यानी खप्पर का या जो घास फूस से बना है घर, उनका वो उड़ जाता है। तो किस कारण होता है, बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार होता है, ठीक। और अगर दो नाव के बीच, मान लीजिए कि यहाँ पे पानी में दो नाव है, ठीक, वो दोनों नाव अगर चल रहे हैं, तो दोनों नाव से चलने के कारण जो सो बीच में क्या होगा, पानी में जो है सो एक एक्सेलरेशन, एक वेलोसिटी, उसमें एक प्रबलता उसमें नजर आएगी। उसके कारण क्या होगा, वहाँ पे कोई नाव होगा तो वो भी आगे पीछे हिलने, आपने देखा होगा कहीं पे जब गया होगा आपने नाव पे चढ़ने, तो दोनों साइड अगर बहुत सारा नाव है, दो साइड से नाव अगर चल रहा है तो बीच का जो नाव है वो पक्का हिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से जो प्रेशर, चाहे आप बस में भी देखते हो, दोनों साइड से अगर आपका बस जा रहा है तो उस दोनों साइड के हवा के कारण बीच का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी आगे वो एक्सेलरेट करता है। तो ये आपका क्या हो गया, बर्नौलीज थ्योरम का एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया यहाँ तक, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, अब खत्म हो गया है समझिए। तो अब यहाँ एक टॉपिक चल रहा है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसका बस आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसके आगे कुछ ना पूछा है, ना ही यही पूछने की उम्मीद है, क्योंकि इतना इससे आगे नहीं पूछ सकता है एनडीए यूपीएससी। इसका क्या है, √2GH। अगर आपसे पूछ दिया जाए, आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया गया हो, आपसे पूछा जाए कि इसका वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या है, तो आपको उस पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है √2GH, यानी कि 2G हो गया सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H हो गया कितने हाइट कितने डेप्थ पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसके बाद चलते हैं क्या, विस्कोसिटी पे। लीजिए भैया, विस्कोसिटी जिसकी बात हो रही थी वो फाइनली यहाँ पे आ गया। विस्कोसिटी क्या होता है, तो विस्कोसिटी ये होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक रेस्ट अवस्था में या उसे अगर आप मोशन में भी ले जाते हैं तो उसका, देखिए ये विस्कोसिटी जो है ना, वो क्या है, इंटरनल फोर्स है। क्या है, आंतरिक बल है, इंटरनल। आपने देखा होगा जब भी मान लीजिए पानी को आप इसे बहा देते होइएगा, पानी खुद ब खुद आगे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्या होता है, विस्कस फोर्स के कारण होता है। उसके अंदर खुद ब खुद फोर्स लगता है, जिसके कारण पानी आपने यहाँ पे बहाया और थोड़ी देर में पानी पूरे चारों तरफ पसर जाता है आपका, ठीक है। मध्य में भी वही होता है। तो मध्य का देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी फोर्स किसका होता है, उसमें वाटर हो, आपको वहाँ पे चीनी पानी दिया गया हो और उसके बाद आपको दिया गया हो मध, तो आप क्या चीज़ कीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ, मतलब कि आपका विस्कोसिटी ऑफ हनी, मध का सबसे ज़्यादा होता है, इसका वेलोसिटी ऑफ शुगर वाटर, SW मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाद जो है सो वेलोसिटी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो समझ रहे हैं ना आप, मध में क्या होता है, मध का जो आपका पार्टिकल है उस बहुत ही डेंस होता है वो, तो जब उसे आप बहाइएगा तो वो गम में एकदम धीरे धीरे लहर है वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, विस्कस फोर्स उसका ज़्यादा है। और जबकि पानी का विस्कस फोर्स क्या है, कम है, तो पानी का बहाइए तो
थोड़ा देर में पूरा चारों तरफ सराउंड में वो छितरा जाएगा। यही था विस्कोसिटी के बारे में। ना ही कुछ फॉर्मूला, ना ही कुछ आपको पढ़ना है इसके बारे में, बस आपको इतना ही जानना था विस्कोसिटी क्या होता है। तो विस्कोसिटी इज ए इंटरनल फोर्स, क्या है, एक आंतरिक बल है। अब इसके फाइनल टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या है टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी अब क्या होता है, तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी ये कहता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्फेरिकल, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट आप अभी ऑब्जेक्ट ले लिए यहाँ से, इसको इसे छोड़ रहे हैं आप, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब साफ साफ आप समझिए, जब बारिश होती है तो बारिश होने के समय क्या होता है, बूंद जो होते हैं स्फेरिकल, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से कुछ होते हैं, अभी ये समझ लो, इस प्रकार से कुछ होते हैं, ओवल टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल शेप के होते हैं। उसे मान लीजिए एक सर्कल, उस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से बहुत ही हाई स्पीड से अगर आप गिराते हैं, नीचे में बहुत ही ऊंचाई से गिराते हैं, तो कुछ डिस्टेंस तक क्या होता है, उसका एक एक्सेलरेशन जो है सो रहता है, कुछ समय तक उसका एक्सेलरेशन जो उसका नीचे आने की जो स्पीड है वो थोड़ी वेरी करती है, लेकिन कुछ दूरी के आने के बाद उसका जो एक्सेलरेशन, उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। वो कम होने के सेंस यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका ये आकाश है, यहाँ से पानी की बूंद गिर रही है, तो मान लीजिए इस लेयर तक, ट्रोपोस्फीयर तक आपका पानी जो है सो, भैया मान लीजिए, ठीक ना, ट्रोपोस्फीयर तक, अभी नहीं बोलिएगा ट्रोपोस्फीयर सब बादल कहाँ से आएगा, ट्रोपोस्फीयर पे ही क्या से होगा, ये सब नहीं पूछेगा। मान लीजिए कि या कोई मान लीजिए कोई भी लेयर है यहाँ तक, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक एरोप्लेन चल रहा है, तो यहाँ तक बूंद जो है सो क्या होगा, थोड़ी वेलोसिटी इसकी इंक्रीज डिक्रीज इसकी होती रहेगी। इंक्रीज डिक्रीज कहीं मतलब कि इंक्रीज नहीं होती आएगी, लेकिन कुछ दूर तक आने के बाद एरोप्लेन तक यहाँ तक आएगा एक थोड़ी फास्ट वेलोसिटी से, और यहाँ के आने के बाद एक कांस्टेंट हो जाएगा, सेम वेलोसिटी से वो पानी नीचे आएगा। यही है टर्मिनल वेलोसिटी का जो है सो कहने का मतलब है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को, मैं फिर से आपको बता दूँ, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर आप बहुत ही ऊंचाई से फेंकते हैं, बहुत ही ऊपर ऊंचाई से गिराते हैं, तो कुछ समय तक उसकी जो वेलोसिटी रहती है वो इंक्रीज करती रहती है, लेकिन कुछ समय आने के बाद, कुछ समय तक इंक्रीज करती रहती है, लेकिन कुछ समय आने के बाद उसका जो वेलोसिटी है, मान लीजिए कि आपको चलना है, आप ऐसे ऐसे कूद रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर के आने के बाद आपका कदम ऐसे ऐसे क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी में आ जाएगा। तो यही टर्मिनल वेलोसिटी को कहने का मतलब है। इसका कुछ एक पूछ सकता है आपसे टर्मिनल वेलोसिटी का, जो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पे नीचे में आपको लिख देता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद जो आपका वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, ये क्या है आपका ईटा है। और उसके बाद जो आपका हाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के रेडियस के बराबर। तो फाइनली ये था आपका फ्लूइड एंड मैकेनिक्स चैप्टर, यहाँ पे खत्म होता है। अगले संडे को हम सोच रहे हैं ग्रेविटेशन लेके आएंगे, लेकिन अगले संडे तक अगर हम यहाँ पे रहें तो अब की बात है, ग्रेविटेशन लेके आएंगे। अगर नहीं समझ में कुछ आया हो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से एक शॉर्ट वीडियो बन जाएगा, एक समझा दिया जाएगा उस पर भी। और हालांकि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी लाइटनिंग की, तो जितना करना था उतना मैंने उतना वेल इन्वायरमेंट शूट किया है, जितना मैं कर सकता था आपके लिए, इतने समय निकाल के, इतना थोड़ी सबसे बात करके यहाँ पे आके मैं जो कर सकता था मैंने उतना किया है। बाकी आप लोगों की मर्जी, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और बिल्कुल आप लोगों के लिए हम हमेशा खड़ा हैं, हमेशा खड़ा रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।